हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ लिया था आपके साथ मंत्रिपरिषद के बाद अब हमारे जो पॉलिटी का 24 उसका जो उत्तराखंड की क्लास चल रही है उसका 24वां लेक्चर होगा। तो उत्तराखंड की 23 लेक्चर अपने पढ़ा दिया आपको। 23 के 23 दोबारा देखिए, जाकर बार बार देखिए, जितनी बार देखेंगे नया मिलेगा और क्वेश्चन सारे होने की प्रवृत्ति हो जाएगी। उत्तराखंड का आज हमारा 24वां लेक्चर होगा। 24वें लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी में आज हम आपको महाधिवक्ता पढ़ाएंगे। मतलब एडवोकेट जनरल क्या होता है, उसका क्या कार्य होता है, कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के, कहाँ से उसका PDF फाइल हमने आपको दे रखी है। मतलब नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में देखते हैं महाधिवक्ता के बारे में, क्या काम होता है महाधिवक्ता, क्या करते हैं महाधिवक्ता। आइए जानते हैं महाधिवक्ता के बारे में। कल हमने यहाँ तक देख लिया था आपके साथ, ये यहाँ तक देख लिया था जो पुष्कर धामी है ना, पुष्कर धामी। कल एक फैक्ट और नोट कर लीजिए, जो गुरमीत सिंह है ना, जो गुरमीत सिंह है राज्यपाल में, देख लीजिए एक फैक्ट, एक मिनट रुकिए, राज्यपाल में दिखाते हैं आपको, एक फैक्ट दिखाते हैं राज्यपाल में। वर्तमान समय में जो बेबी रानी मौर्य है ना वो नहीं है, अब गुरमीत सिंह को बनाया गया है राज्यपाल। उस फैक्ट को सही कर लीजिएगा, उसका कोरेक्शन कर लीजिएगा। कौन है? गुरमीत सिंह। आप कर लीजिएगा, बेबी रानी मौर्य के बाद है गुरमीत सिंह। सारे राज्यपाल पढ़ाए थे आपको। 8वें नंबर का जो फैक्ट है ना, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह है वर्तमान समय में। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये तो अपडेट होता रहना चाहिए आपके। कोई और आएगा नीचे लिस्ट छोड़ के रखिए, कोई और आएगा उसको बदल दीजिएगा। ठीक है, पढ़ रहे थे महाधिवक्ता। सुनो महाधिवक्ता के बारे में, सुनो ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। क्या होता है महाधिवक्ता का काम, क्या होता है? पहली बात तो देख लीजिए, जो महाधिवक्ता है कहाँ है, हम कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या है हम, कौन है हम, कहाँ से क्या है हम, क्या पढ़ रहे हैं, देख लीजिए ध्यान लगाकर। हम पढ़ रहे हैं कि जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका क्या काम होता है। उसके अंतर्गत राज्यपाल आता है, उसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद आती है, मुख्यमंत्री आता है। अच्छा, उसके अंदर सचिवालय विभाग आता है, उसके अंतर्गत महाधिवक्ता आता है। तो हम एडवोकेट जनरल को देख रहे हैं। एडवोकेट जनरल का क्या काम होता है? महाधिवक्ता होता है। जो महाधिवक्ता होता है ना, ये भारत सरकार का केंद्र राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में जो सरकार के खिलाफ केस चलाए जाते हैं उनकी सुनवाई करने हेतु हाई कोर्ट में जो उपस्थित होते हैं उनको बोलते हैं क्या? महाधिवक्ता। ये भारत सरकार को जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको विधिक जानकारी भी देती है। विधिक जानकारी देने का काम किसका होता है? सलाह देने का काम किसका? महाधिवक्ता का, एडवोकेट जनरल। आइए देखते हैं एडवोकेट जनरल कौन बन सकता है, कैसे बना जाता है एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। देखिए, जब भारतीय संविधान का आप अनुच्छेद 165 देखते हैं ना, अनुच्छेद 165 देखते हैं, अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं महाधिवक्ता की। तो ऐसा माना जाता है कि इस पर आक्षेप लगाए जाते हैं। जो आक्षेप क्या लगाना है इसमें, तो ये जो है हाई कोर्ट में पहुंचता है। हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य जो सरकार होती है आपकी, कौन सी सरकार? राज्य सरकार। राज्य सरकार का जो पक्ष रखने के लिए, राज्य सरकार का पक्ष रखने के हेतु हाई कोर्ट में जो सुनवाई के लिए पहुंचता है वो कौन होता है? वो होता है आप एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता जिसे बोलते हैं। इसका जिक्र कहाँ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार का जिक्र किया गया है। महाधिवक्ता की जानकारी दी गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कोई मुझे नाम बताइए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल है। देख लीजिए, वे भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। नियुक्ति कौन करता है इसकी? राज्यपाल करता है। तो उसकी प्रसाद पर्यंत कार्य करता है ना, जब चाहे जब हटा देगा इसको। समझ में आया आपको? प्रसाद पर्यंत का ही मतलब होता है। अब देखते हैं योग्यता क्या है इसकी, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन बन सकता है महाधिवक्ता। इस पर नियुक्ति होने के लिए आवश्यक है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भारत का मूल रूप से नागरिक होना चाहिए। इस तरह के स्टेटमेंट देकर फंसा सकता है PCS में। 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्यों से जुड़ा हुआ हो, वो भी महाधिवक्ता बन सकता है। पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली एलिजिबिलिटी। दूसरी बात 10 वर्ष से अधिक समय से किसी न्यायिक कार्यों से जुड़ा हुआ हो, कम से कम 10 वर्ष से कम उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता का कार्य किया हो, 10 वर्ष से हाई कोर्ट में काम किया हो, वो बन सकता है महाधिवक्ता। वह विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है, काम होता है इसका। वह सदन की बैठकों में भी भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। नोट कर लीजिए, पूछेगा कि महाधिवक्ता सदन में वोट दे सकता है? नहीं दे सकता। भाग ले सकता है बैठकों में सदन की, राज्यों में जो होती है। अच्छा, उत्तराखंड के आपको पता होना चाहिए पहले महाधिवक्ता कौन थे। मेहरबान सिंह नेगी को उत्तराखंड का पहला
क्या है, महाधिवक्ता बनाया गया था। नोट कर लीजिए। वर्तमान में कौन है महाधिवक्ता? वर्तमान में है सूर्य नारायण बाबुलकर, नाम है इनका सूर्य नारायण बाबुलकर। ये कौन है वर्तमान समय में उत्तराखंड के जो है उत्तराखंड सरकार का पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट में बुलाया जाता है इन्हें बार बार। तो ये कौन है? ये हाँ हमारे महाधिवक्ता। ठीक है, तो ये हमारा महाधिवक्ता। तो एक बार दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। बताइए भारतीय संविधान के कौन अनुच्छेद में इसका जिक्र है? अनुच्छेद 165। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? राष्ट्रपति की? नहीं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। योग्यता क्या होती है? वह भारत का मूल रूप से नागरिक हो? नहीं, वह भारत का नागरिक हो। मूल रूप से नागरिक होना और नागरिक होना दोनों अलग बात है। 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्यों से जुड़ा हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता का कार्य किया हो। वह विधि और विधि विशेषज्ञों पर राज्यपालों को क्या देता है? सलाह देता है। जिस तरह राष्ट्रपति को सलाह देता है कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी तरह यहाँ व्यवस्था की है, सदनों की बैठक में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता। ठीक है, मेहरबान सिंह ने क्या थे? प्रथम अधिवक्ता थे। वर्तमान में कौन है? बाबुलकर हैं, सूर्य नारायण बाबुलकर। पूछ सकता है, क्या पता कैसा प्रश्न पूछ रहे। अब बात करते हैं सचिवालय विभाग की। हम राज्य की कार्यपालिका को पढ़ रहे हैं कि राज्य में काम कैसे होता है। कार्यपालिका के अंतर्गत एक और विभाग को अपने को पढ़ना है, नाम है सचिवालय विभाग। जितनी भी आप PCS ऑफिसर और जो IAS अधिकारी देखते हैं वे सचिवालय विभाग के अंतर्गत ही आते हैं। आइए जानते हैं क्या है इसकी व्यवस्था। ये राज्य का सचिवालय है, स्टेट सेक्रेटरीट बोलते हैं इसको। ये देखिए स्टेट सेक्रेटरी राज्य सचिवालय। अर्थ है सचिव प्लस आल्य। आल्य का मतलब होता है स्थान। सचिव प्लस आल्य, सचिव का स्थान। अच्छा, ये कौन है? लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, कितने अंग होते हैं आइए जान लें। पहले जानते हैं इसकी राज्य सचिवालय की सामान्य जानकारी। इसकी सामान्य जानकारी जनरल नॉलेज जो आपको होनी चाहिए। इनका काम क्या होता है? ये जो हैं राज्य के अंदर राज्य सचिवालय हैं, इसमें काम क्या होता है? सचिवालय नीति निर्माताओं का क्रियान्वयन करने वाली कार्यकारी विभाग और निदेशालय। मैंने कहा जो नीति बनाई जाएगी, क्या पॉलिसी बनानी है उत्तराखंड के लिए, उसके लिए राज्य सचिवालय होता है। कौन कौन सी नीति प्रधानमंत्री वात्सल्य योजना हमें को लागू करनी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगा, उसका क्रियान्वयन किस तरह होगा, कौन कौन सी विभाग के पास कितना पैसा जाएगा, कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में उत्तराखंड में चल रही हैं, उनका क्रियान्वयन किस तरह सुलभ तरीके से होना है, नहीं सुनिश्चित तरीके से हो रहा है नहीं, इनकी सबकी जानकारी और देख रेख उसका क्रियान्वयन हो रहा है नहीं, ये सब काम होता है किसका? ये राज्य सचिवालय का काम होता है। आइए सचिवालय के अंग देखते हैं। राज्य सचिवालय के जो अंग होते हैं देखिए, एक तो सचिवालय इसमें एक तो राजनीतिक अध्यक्ष होता है, एक होता है प्रशासनिक अध्यक्ष। जो राजनीतिक अध्यक्ष होता है वो होता है CM, राजनीतिक अध्यक्ष है। एक प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। प्रशासनिक का मतलब ये कलम के दम पर आता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं मुख्य सचिव। ये जनता के दम पे आता है CM। ठीक है, नीचे जाइए। नीचे इसके अंदर विभाग होते हैं सचिवालय के विभाग। राजनीतिक अध्यक्ष है, इसके कैबिनेट मंत्री होते हैं राजनीतिक अध्यक्ष। विभाग के जो राजनीतिक अध्यक्ष है, प्रशासनिक अध्यक्ष शासन सचिव होता है। नीचे जाइए। एक होता है निदेशालय कार्यकारी विभाग, सचिवालय के अंग नहीं है। नीति क्रियान्वयन के लिए निदेशक एवं महानिदेशक है। देखिए नीचे देख लीजिए, यह प्राथमिक संस्था है जो नीति के क्रियान्वयन के लिए जवाबदेही है। अगर आपसे पूछा जाए ये सचिवालय है, इसके कितने अंग होते हैं? एक तो होता है इसका राजनीतिक अध्यक्ष जो होता है CM, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। वर्तमान में कौन है? पुष्कर धामी जी। ठीक है, प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्य सचिव होंगे। किसके? सचिवालय के। उसके अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं। अच्छा, राजनीतिक अध्यक्ष होंगे कैबिनेट मंत्री, प्रशासनिक अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव। आप बताइए कि वर्तमान समय में कैबिनेट मंत्री हमारे कौन है? बताइए मुझे वो क्वेश्चन। प्रशासनिक अध्यक्ष होंगे, ये शासन सचिव होंगे। बताइए शासन सचिव वर्तमान में कौन है? निदेशालय कार्यकारी विभाग होगा। देखिए सचिवालय का अंग नहीं है। अच्छा, सचिवालय का अंग नहीं, यह प्राथमिक संस्था है जो नीति के क्रियान्वयन के लिए जवाबदेही है। पहले से पूछा जाता है, उसके बाद ऊपर, फिर उसके बाद ऊपर। पहले ये संस्था होगी, फिर ये संस्था होगी, फिर ये संस्था होगी, उसके बाद ये सबसे बड़ी संस्था होगी। इस तरह पहले इससे पूछा जाएगा, हाँ भाई ये जो योजना चलाई गई थी, उसके बाद जो योजना का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से क्यों नहीं हुआ, फिर इनसे जवाब मांगेगा, फिर इनसे जवाब मांगे जाएगा। नीति के क्रियान्वयन के लिए निदेशक, महानिदेशक, ये नीति के क्रियान्वयन के लिए ये भी जिम्मेदार है, निदेशक, महानिदेशक। ठीक है, ये सब किसमें? निदेशालय कार्यकारी विभाग में आते हैं। ऊपर चले जाइए, मुख्य सचिव के बारे में जान लेते हैं। ये मुख्य सचिव कौन होता है? योग्यता, यह भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं। वरिष्ठतम अधिकारी जो IAS के अधिकारी होते हैं उनको मुख्य सचिव बनाया जाता है। नियुक्ति बताया कौन करता है इसकी? इसकी नियुक्ति करता है CM जो मुख्यमंत्री होता है। कार्यकाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत। यह राज्य सचिवालय मंडल के प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष होता है।
यह राज्य सचिवालय के प्रशासनिक विभाग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। नियुक्ति कौन करता है मुख्य सचिव की, मुख्य पूछ सकता है, बयान दे देगा, राज्यपाल करता है, नहीं करता, कौन करता है, सीएम करता है। कार्यकाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत, मुख्यमंत्री जब तक चाहे उसको सचिव बनाकर रखेंगे। नीचे जाइए, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव के बारे में पता होना चाहिए आपको। नाम है अजय विक्रम सिंह। वर्तमान में कौन है, ओम प्रकाश है। 1987 से IAS बैच के हैं ये, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। पहले कौन है मुख्य सचिव, अजय विक्रम सिंह। वर्तमान में कौन है, ओम प्रकाश, 1987 IAS बैच के हैं। उसके बाद हम समझेंगे विधानमंडल, जिसका काम होता है कानून बनाना। अभी हमने कार्यपालिका देखी, पहले अब बनाते हैं कानून, ठीक है। राज्य की विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, ठीक है। विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा। विधानमंडल है, इसके कितने अंग है, 2 अंग, विधानसभा और राज्यपाल। आइए, उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीट है, 70 सीट। विधानसभा में कौन बैठते हैं, विधायक बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं, देहरादून में। अब कहाँ भी बैठते हैं, अब तो गैरसैंण में बैठते हैं जाके, ठीक है। ये 70 जो विधायक हैं, इनको मिलाकर ही विधानसभा बनती है। विधानसभा जो है वो विधि बनाती है, किसके लिए, स्टेट के लिए। हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लिए विधि बनाएंगी। समझ में आया आपको। राज्यपाल के बारे में, राज्य विधानमंडल में सबसे ऊंचा स्थान राज्यपाल का है। सबसे ऊंचा स्थान राज्यपाल का है। राज्यपाल साइन नहीं करेगा तो कानून नहीं बनेगा। जिस तरह केंद्र में है, उनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून प्रवर्तन न्याय चलन में नहीं आ सकता। नेक्स्ट, राज्यपाल का कार्य विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना होता है, सत्रावसन समाप्त करना और विघटन करना भी इसका ही काम है। भाई, अधिवेशन बुलाना हो, उसको सत्रावसन समाप्त करना हो, उसका विघटन करना हो, उसको समाप्त करना हो, सब किसका काम है, राज्यपाल का काम है। तो हम कह सकते हैं कि विधानमंडल में जो सबसे सर्वोच्च होता है कौन होता है, राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में आप ऊपर पढ़ के आए हैं। सदन का सत्र शुरू होने पर सत्र के अभिभाषण पर बजट रखवाना विधेयक को राष्ट्रपति के सामने पास भेजने के लिए आरक्षित रखता है कौन, राज्यपाल। बजट रखवाना भी किसका काम है, राज्यपाल का। विधेयक को राष्ट्रपति के पास भी भेजा जाता है, किसका काम है, राज्यपाल का। यह विशेष परिस्थितियों में जब सदन सत्र ना हो तो अध्यादेश जारी करता है, ऑर्डिनेंस। अभी सदन नहीं चल रहा, वर्तमान समय में सदन नहीं चल रहा, कोरोना की स्थिति आ गई, पैसा निकलवाना है कंसोलिडेटेड फंड से, जहाँ से भी निकलवाना हो पैसा निकलवाना, तो इसके लिए ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं। क्या लाए जाते हैं, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश लाए जाते हैं। ये काम सब किसका होता है, राज्यपाल का। और राज्यपाल किसकी अनुशंसा पर कार्य करता है, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को कौन बनाता है, वर्तमान समय की जो केंद्र में सरकार होती है। इसलिए इन पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये केंद्र सरकार के चमचे होते हैं। अब आते हैं विधानसभा पर। सुन लो मेरी बात ध्यान लगाकर। विधानसभा का जो गठन है अनुच्छेद 170 में है कि राज्य के एक वयस्क मताधिकारों द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। जो यहाँ विधानसभा आएगी, जैसे उत्तराखंड में 70 सीटें विधानसभा की, जो चुनकर आएगी ना, ये वयस्क मताधिकार चुन के भेजेंगे। यही लोकतंत्र की पहचान है। जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होगी उनको बोलते हैं वयस्क मताधिकार, जो वोट डाल सकते हैं। उनके द्वारा चुने गए मेंबर यहाँ बैठते हैं, उनके द्वारा चुने गए नुमाइंदे यहाँ होते हैं। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। नोट कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। कोई भी राज्य हो, उसकी विधानसभा में अधिकतम 500 और कम से कम 60 हो सकते हैं। लेकिन देखिएगा, सबसे ज़्यादा जो सीट है वो कहाँ है विधानसभा की, तो सबसे ज़्यादा सीट है उत्तर प्रदेश में। कितनी है, 404 सीट है। सबसे कम पादुचेरी में है, कहाँ है, 30 सीट। यहाँ तो कहा गया है 60 है। लेकिन मैंने कहा किसी भी राज्य, लेकिन ये तो एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है ना। क्या है एक प्रकार का, ये केंद्र शासित प्रदेश है। नोट, आगे चलिए। राज्यों में सबसे कम विधानसभा सीट कहाँ है, सिक्किम में है। कितनी सीट है, 32 सीट। उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितनी है, 70 है, ठीक है। भारत में कुल विधानसभा सीट कितनी है, 4103 है। सब फैक्ट नोट कर लीजिए। राज्यों में सबसे कम, राज्यों में विधान, ये पुदुचेरी, इसका विशेष प्रावधान किया गया है। ये शहर राज्य का दर्जा दिया गया है इसको। 32 सीट है, नोट कर लीजिए इसको। कहाँ कहाँ कितनी सीट है, पुदुचेरी में कितनी सीट है। ये यूटीज है, यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। 30 सीट है यहाँ पे। भारत में कुल विधानसभा सीट कितनी है, 4103 है। उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितनी है, 70 है। नेक्स्ट, आर्टिकल क्या है, 173 है।
विधानसभा की सदस्यों के लिए निर्धारित योग्यताएं। विधानसभा का सदस्य कौन बन सकता है? जो लोकसभा के लिए वो इसके लिए, आइए नोट कर लीजिए, जो लोकसभा में जाएगा ना वही विधानसभा में आएगा। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो उसके लिए भी यही योग्यता है। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, आप विधायक बन जाएंगे। भारत के नागरिक होने जरूरी है, मूल रूप से नागरिक नहीं। 25 साल की आपकी उम्र हो चुकी हो तो विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे चलिए, वह भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो। ये भी बात आपको याद रखनी है। किसी विधि के अधीन राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के अयोग्य न हो। किसी विधि के अधीन, किसी विधि के, कोई कानून है, अधीन राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य ना हो। मतलब किसी कानून में ऐसा लिखा हुआ, मतलब उसकी योग्यता रखने वाला हो। ये सारी योग्यता जो ऊपर लिखी हुई हैं। विधानसभा सभा का सदस्य चुने जाने के बाद जो पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उसकी प्रतिनिधि अनुसूची 3 के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नोट कर लीजिए, ठीक है। जो राज्यपाल हैं वे किसकी शपथ दिलाते हैं? अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाई जाती है इनको। किसको? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं। उत्तराखंड में कितने हैं? 70। ठीक। विधानसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना होता है? 5 वर्ष होता है। किंतु जो है राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी जब लग जाती है, उद्घोषणा की स्थिति में विधानसभा की अवधि में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नोट कर लीजिए, आपातकाल की स्थिति में जो है, आपातकाल की स्थिति में जो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल विधानसभा का। परंतु इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने से अधिक समय के बाद जारी नहीं रह सकती। फिर मतलब कहने की कोशिश करी जा रही है कि 1 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार की अवधि आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने से अधिक बात तो जारी नहीं रह सकती। उसके बाद देखिए क्या करना होता है। विधानसभा का विघटन 5 वर्ष से पूर्व भी किया जा सकता है। इसका विघटन मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल सलाह देगी, भाई काम करो, ये राज्यपाल है, ये राज्यपाल को सलाह देगी कि इसका विघटन कर दो। 5 साल से पहले भी सरकार गिरा देंगे। राज्य में क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। विधानसभा का विघटन हो सकता है अगर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए। यहाँ राज्य में लगा था 2016 में। किसके? राष्ट्रपति जो जब मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे हरीश रावत। विधानसभा की जो बैठक है उसमें जो गणपूर्ति होती है, गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए, तभी विधानसभा में काम होगा। जैसे यहाँ सीट कितनी है, इसका 1/10 निकाल लो, 70 सीट है, काट दो से 7 मेंबर भी आ गए ना तो काम तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। 7 मेंबर भी आ जाए तो तुरंत काम स्टार्ट हो जाएगा विधानसभा में। विधानसभा रुके नहीं, किसी भी हालात में यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। एक बात और लिखी हुई है, गणपूर्ति 1/10 है, लेकिन 10 से कम नहीं होनी चाहिए। 7 पे मेंबर पे काम नहीं होगा, 10 होंगे तो काम होगा, 11 होंगे तो काम होगा। विशेष तौर पे देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है विधानसभा का जो सत्र है कम से कम 2 बार आउट किया जाता है। कितनी बार? 2 बार आउट किया जाता है। जो विधानसभा होती है, ठीक, 2 बार बुलाया। 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। विशेष तौर पे याद रख लीजिए। विशेष परिस्थितियों में विधानसभा का विशेष सत्र भी राज्यपाल द्वारा बुलाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में 2 बार तो 3 बार भी बुलाया जा सकता है, 4 बार भी बुलाया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 को पढ़िए के अनुसार विधानसभा के समक्ष किसी सदस्य के में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। विधानसभा है जो यहाँ 70 मेंबर बैठे हुए हैं, इनके ऊपर चेयर पे ऊपर बैठा होता है जो करता रहता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इस तरह का। वो 70 विधानसभा सीट में जो बैठा होता है उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक होता है उपाध्यक्ष। जब अध्यक्ष को बुखार चढ़ जाएगा यहीं आ जाएगा आपका उपाध्यक्ष। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष का जो सामान्य कार्यकाल होता है, जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है 5 वर्ष का होता है के लिए निर्वाचित किया जाता है। परंतु 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा दे सकता है। समझ में आया बात? मैंने कहा जो अध्यक्ष है वो 5 साल से पहले भी अपना इस्तीफा दे सकता है। देगा किसको? उपाध्यक्ष को देगा। कितने साल पूरा होने से पहले? 5 साल पूरा होने से पहले। नेक्स्ट, यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहे, अध्यक्ष देखिए अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया या डिलीट हो जाए, अध्यक्ष डिलीट कर देते हैं उसको, डिलीट समझाएंगे आप, स्वर्गवास हो गया उसका, तो उसे भी अध्यक्ष पद त्यागना पड़ता है। जब अध्यक्ष से के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हो तो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। याद कर लीजिए, मैंने कहा जब अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हो तो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। मैंने कहा देखिए ये अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष महोदय हैं, इनके खिलाफ प्रस्ताव लगाए इनको हटाने के लिए विधानसभा में,
तो उस टाइम वो अध्यक्षता नहीं करेगा। अध्यक्षता उस टाइम पर कौन करेगा? वो करेगा उपाध्यक्ष। परंतु भाग लेने और मत देने का पूर्ण अधिकार होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पीसीएस में बना सकता है। अब विधानसभा के सदस्यों की सीट सुनो। जो विधानसभा के सदस्यों की सीटों की संख्या गठन से पूर्व राज्य के विधानसभा की सीटों की कुल 22 सदस्य। विधानसभा की सीट कितनी थी? 22। विधान परिषद की कुल कितनी सीटें थी? 9 सीटें थी। नोट कर लीजिए, गठन से पूर्व राज्य का जब गठन हुआ, ठीक है, विधानसभा की कुल कितनी सीटें थी? 22। उसके बाद कितनी सीटें थी? 9। आगे चलिए धीरे धीरे। राज्य के गठन के बाद 5 नवंबर 2001 को विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर 70 सीट कर दी गई। पूछा जा सकता है कौन सी डेट को, कब राज्य गठन हुआ? 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ। 5 नवंबर 2001 को सीटों को बढ़ाकर 70 कर दिया गया। पहले 22 सीटें थी। ये पूछ सकता है। विधान परिषद की कुल कितनी सीटें थी? 9 सीटें थी। आगे चलिए। सन 2008 में पता है क्या होता है? 8 में 70 विधानसभा सीटों में से परिसीमन आयोग के अनुसार 13 सीट एससी के लिए, 13 सीट एससी के लिए, ताकि एससी के लोगों का प्रतिनिधित्व किया जा सके, इनको भी आरक्षण जैसी व्यवस्था का प्रावधान किया जा सके। ये तो बहुत पहले से व्यवस्था चली आ रही है। 2 सीट एसटी के लिए, चूंकि आप जानते हैं एक तो चक्राता है, एक क्या है? नानक मत्ता है। इसमें से एक सौ कौन सी है? चक्राता। कौन सी है? चक्राता। आप पढ़ते हैं चक्राता। और दूसरी क्या है? नानक मत्ता है। चक्राता कहाँ पड़ता है? देहरादून में। नानक मत्ता कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका उधम सिंह नगर में। 2008 में क्या होता है? परिसीमन होता है। परिसीमन समझते हैं? परिसीमन किसे कहते हैं? एक विशेष क्षेत्र की जनसंख्या लगातार एक जगह स्थिर नहीं रहती, कुछ सालों बाद बढ़ती रहती है, घटती रहती है। तो उन लोगों का जो क्या है, इस क्षेत्र में देखिए, ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ का कोई विधायक है तो ये क्षेत्र आ जाता है, ये पीछे विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है। तो आए हर साल कुछ साल बाद क्या है? परिसीमन होता रहता है। परिसीमन मतलब समझते हैं? सीमाओं को घटाया बढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं परिसीमन। ये एरिया किसी और विधानसभा सीट में आ जाएगा, दूसरा एरिया कोई और विधानसभा सीट में आ जाएगा, कोई और था कोई क्षेत्र की विधानसभा सीट में आ जाएगा। तो 2008 में इसी को लेकर परिसीमन हुआ था। 13 सीट एससी के लिए रिजर्व रखी गई, 2 सीट एसटी के लिए रिजर्व रखी गई, देहरादून और चक्राता। नीचे जाइए, सब लिखवाया हुआ है। देहरादून चक्राता है देहरादून में, और ये नानक मत्ता है उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट, अब समझते हैं परिसीमन आयोग के बारे में थोड़ा सा। अपने को डर है कि परिसीमन आयोग से भी प्रश्न सवाल बना सकता है कि यह लोकसभा है, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के निर्धारण हेतु संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग की बात की गई है, के तहत केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति प्रत्येक जनगणना के पश्चात, जब भी जनगणना होगी के पश्चात आयोग का गठन करेगा। कौन से आयोग का? परिसीमन आयोग का। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? एक कमीशन बनाया जाता है। इसका काम क्या होता है? इस सीमाओं को देखता है कि कोई सा क्षेत्र कहीं विकास की दौड़ में पीछे तो ना छूट जाए। अनुच्छेद 82 में इसकी व्यवस्था की गई है। देखिए हमारे संविधान निर्माता कितने दार्शनिक थे। ठीक है, ये अनुच्छेद पूछ सकता है आपसे। जो हमारी अंतरिम विधान सभा थी 1996 की, उसमें कितने सदस्य थे? 22 सदस्य विधानसभा में। 9 सदस्य किसमें थे? विधान परिषद में। एक सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाता है, ये इसे छोड़ दीजिए, नीचे जाइए। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। इसमें क्या था? 22 मनोनीत किया जाता है, तो 22-8 का रेशो चलता था। टोटल मिला कितने बैठ गए? 30। अंतरिम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अंतरिम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत विधानसभा में यहाँ जो सीट थी टोटल कितनी थी? 30 थी। आइए 9 नवंबर 2000 को हम अस्तित्व में आते हैं। 9 नवंबर जो 2000 है उसको हम अस्तित्व में आते हैं, उत्तराखंड बनाया जाता है। उस टाइम पर 30 सदस्य थे, ठीक है। जो 23 थे, नोट कर लीजिए, देख लीजिए कितना अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। इसमें से 23 तो ऐसे थे जो बीजेपी के थे, पूर्ण बहुमत मिला था बीजेपी को, 23। 3 ऐसे थे जो एसपी के थे, समाजवादी पार्टी के। 2 ऐसे थे जो बीएसपी थे, मायावती जी, ठीक है। ये दो ऐसे थे जो कांग्रेस के थे, ठीक है, नोट कर लीजिए। सीएम बनाया गया था पहले, स्वयं नित्यानंद स्वामी की सरकार थी। 9 कैबिनेट मंत्री थे, 4 राज्य मंत्री थे। इसमें समझ लीजिए स्ट्रक्चर। जब उत्तराखंड बना था तो उसमें कितने सदस्य? 30 सदस्य थे। अंतरिम सरकार में भी कह सकते हैं इसको। 23 बीजेपी की थी, बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे उस टाइम पे, ठीक है, नोट कर लीजिए, पूरा लिखा हुआ है मैंने डाटा। जो है नित्यानंद स्वामी के त्यागपत्र देने के बाद 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी की सरकार के द्वितीय मुख्यमंत्री बने और 2 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री रहे। 29 अक्टूबर को बनाया, 2000 तक 2 तक रहे हैं नित्यानंद स्वामी के बाद। आगे जाइए थोड़ा। अंतरिम जो विधानसभा के अध्यक्ष थे वे थे प्रकाश पंत, विधानसभा के अध्यक्ष को बनाया गया, जिनका प्रथम सत्र 9 जनवरी 2001 से शुरू हुआ। अब आ जाए नीचे।
प्रथम तो वो तो अंतरिम थी, मतलब अंतरिम समझते हैं, चुनाव करके नहीं आई थी। अब होता है चुनाव, राज्य में होता है चुनाव। चुनाव होने के बाद पता है क्या होता है, उसके बाद देखिए चुनाव होगा 14 फरवरी 2002 को चुनाव होता है। चुनाव के नतीजे आते हैं, कांग्रेस की सीट आती है 36 सीट यहाँ पे, बीजेपी की आती है केवल 12 सीट। ये बहन जी है ना जो आपकी एससी के बच्चे की बुआ जी, उनकी सीट आती है 707। 4 सीट आती है उक्रांत पार्टी की, ठीक है, ये यूकेडी बोलते हैं शायद इसको। एक रकम्पा, 3 निर्दलीय विधायक बनाए जाते हैं। आगे देख लीजिए क्या होता है। बाद में जो कांग्रेस है, रकम्पा है और जो निर्दलीय है, इनका क्या होता है, ये वाला और ये वाला, ये सब आकर कांग्रेस में मिल जाते हैं। कांग्रेस की सीट हो जाती है 40। कितनी? 40। टोटल सीट कितनी है? 70। 70 का 40 यानी पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ कांग्रेस को, ठीक है। उसके बाद प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे उनको बनाया जाता है नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी जो है चुनाव करने के बाद आए थे, पहले मुख्यमंत्री थे। आपसे प्रश्न पूछ सकता है उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बच्चे लगाएंगे नित्यानंद स्वामी पर, पता नहीं है, अंतरिम थे ये जब बनाए गए थे, जब बीजेपी की सरकार थी, चुनाव करके नहीं आए थे। चुनाव करने के बाद कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना था कौन? नारायण दत्त तिवारी। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा इनका, 2 मार्च 2000, 1832 दिन तक रहे थे शायद ही, चेक कर लीजिएगा एक बार, समझे आप, समझ आया आपको। उसके बाद हमने कहा प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष पूछे तो यशपाल आर्या, अगर पहला पूछे तो अंतरिम में तो प्रकाश पंत थे। तो एक एक क्वेश्चन को दिमाग में नोट करके रखना है। प्रकाश पंत जो है अंतरिम विधानसभा के, अंतरिम मतलब चुनाव करके नहीं आई थी वो, बिना चुनाव के आई थी वो, 30 सदस्य थे उस टाइम पर। उसके बाद महिलाओं की संख्या कितनी थी ये भी देखना पड़ेगा आपको। जो पहले निर्वाचित विधानसभा थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 4 थी, 2 बीजेपी की थी और 2 कांग्रेस की थी। नाम पूछेगा? नहीं पूछेगा। अब दूसरी विधानसभा, निर्वाचित विधानसभा थी, दूसरी निर्वाचित विधानसभा, इसको देख लीजिए। दूसरी निर्वाचित विधानसभा, इसमें 21 फरवरी 2007 को चुनाव होता है, क्योंकि चूंकि आप जानते हैं विधानसभा का चुनाव 5-5 साल बाद होता है। अब 2022 में भी होने वाला है। 36 बीजेपी की विधायक आए, सरकार बदलती रही यहाँ, 20 कांग्रेस के, 8 बीएसपी के, 3 उक्रांत पार्टी के, 3 निर्दलीय। फिर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 4। आगे जाइए। अब द्वितीय निर्वाचित जो विधानसभा थी उसमें जो मुख्यमंत्री बनाया गया भुवन चंद खंडीरू को बनाया गया। 8 मार्च 2017 को उन्होंने शपथ ले ली। उसके बाद दूसरी निर्वाचित विधानसभा का जो अध्यक्ष था, विधानसभा का अध्यक्ष हरवंश कपूर को बनाया गया, ठीक है। पर यह आपसे पूछ सकता है प्रकाश पंत हुआ, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर हमने आपको बताया है नारायण दत्त तिवारी हुआ, यशपाल आर्या हुआ, ये सबसे पूछ सकता है आपसे नाम, सारे नाम आपको याद करने हैं। क्या है? 25 जून 2009 को खंडूरी की सरकार में रहे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कार्यभार संभाल लिया। अच्छा, ये भी आए, चलिए ये भी मुख्यमंत्री रहे यहाँ के। इस पद पर 2 वर्ष 2 माह 18 दिन नहीं है पद पर, 2 साल तक ये मुख्यमंत्री, 2 साल 2 महीने के लगभग। 11 सितंबर 2011 को पुनः भुवन चंद खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 13 मार्च 2012 तक इस पद पर रहे। आगे चलिए, आती है तीसरी विधानसभा। 30 मार्च 2012 को चुनाव होता है। एक बीजेपी की 31 सीट, कांग्रेस की 32 सीट, बीएसपी की 3 सीट, एक उक्रांत पार्टी की, 3 निर्दलीय। आइए, निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी थी? 5 थी, इसमें महिलाओं की संख्या बढ़ गई। वाह। अब तीसरी निर्वाचित जो विधानसभा थी उसके उपाध्यक्ष जो बनाए गए, अध्यक्ष तो बनाया गोविंद सिंह कुंजवाल को, उपाध्यक्ष जो बनाया गया, ठीक है, तृतीय विधानसभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया? गोविंद सिंह कुंजवाल को। उसके बाद तृतीय निर्वाचित जो विधानसभा के मुख्यमंत्री थे, नाम था विजय बहुगुणा, ये 7वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। देख लीजिए, 3 विधानसभा सीट आए, 3 बार चुनाव हुए, 7 मुख्यमंत्री बदल चुके, भला हो देश का। 31 जनवरी 2014 को इन्होंने दे दिया इस्तीफा, कहने लगे भाई हमारे बस की बात नहीं है, खंबा बचाओ, निकलो पतली गली से यहाँ से। 1 फरवरी 2014 को क्या है, राज्य के 8वें मुख्यमंत्री बने हरीश रावत। ये अब तक के युवाओं के सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत। इनका काम है खुद भी खाना और दूसरों को भी खिलाना, ठीक है। – 2015 में 36 विधायकों के साथ कांग्रेस पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी थी। 2015 में 36 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत मिला था किसको? कांग्रेस को। 36 दूनी 72 होता है, 70 सीटें। 27 मार्च 11 मई 2016 तक 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लग गया था। किसके समय में? इनके समय में, जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे। आई चौथी नंबर की विधानसभा, आइए दोबारा चुनाव होता है।
चौथी नंबर की विधानसभा। 15 फरवरी 2017 को चुनाव हुआ। बीजेपी की 57 सीट, भारी बहुमत, मोदी लहर थी उस टाइम पर। 11 कांग्रेस की सीट, 2 निर्दलीय। ये बहन जी गायब होगी इस बार, ठीक है। विधानसभा जो अध्यक्ष में थे प्रेमचंद अग्रवाल। उसके बाद निर्वाचित मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत। 18 सब दुनिया भारत के सबसे खराब मुख्यमंत्री में से एक थे। 18 मार्च 2017 से लेकर 9 मार्च 2021 तक ये मुख्यमंत्री रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत 9 मार्च 2021 को पार्टी द्वारा किए गए सामूहिक निर्णय का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने अपने पद से क्या दिया? इस्तीफा दे दिया। सामूहिक निर्णय था लिया कि इनको हटा दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री बने कौन? तीरथ सिंह रावत। 10 मार्च 2021 को 10वें होंगे शायद मुख्यमंत्री, चेक कर लीजिए। 10 मार्च 2021 को 4 जुलाई 2021 तक ये मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद आप देख लीजिए, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। नाम है सृष्टि गोस्वामी, नाम है। बालिका दिवस के टाइम पर एक अवसर पर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री चुनी गई। कौन? सृष्टि गोस्वामी, हमारे गांव की है, दौलतपुर गांव की। बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री चुनी गई, नाम है सृष्टि गोस्वामी। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री कौन थे? 10वें या 11वें नंबर के मुख्यमंत्री होगा, चेक कर लेना एक बार। पुष्कर धामी हैं। 4 जुलाई 2021 को इन्होंने शपथ ली। आज यहीं तक रखते हैं क्लास, थोड़ा सा और रह गया, इसके बाद देख लेंगे। प्रशासनिक ढांचा हो जाएगा आपका समाप्त। प्रशासनिक ढांचा क्या हो जाएगा? समाप्त। सारे नोट्स को लिखने के बाद कई बार रिवीजन कीजिए, मेरा आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट है। कल तो प्रशासनिक ढांचा समाप्त करेंगे, कल कुछ और देखेंगे, शायद जनगणना देख लेंगे। जनगणना नहीं देखें तो उसके बाद कल्चर देख लेंगे। यहाँ का कल्चर में बहुत मजा है। यहाँ का अच्छे अच्छे फोटो दिखाएंगे आपको और देखेंगे आपको यहाँ का उत्तराखंड का कल्चर कितना सर्वश्रेष्ठ है। समझ में आया आपको? तो आज के लिए यही क्लास रोकते हैं और मिलते हैं कल प्रशासनिक ढांचे में। समझे? इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। सोनू।